पूरी रात घर से बाहर बिताने के बाद जैसे ही सावित्री जी ने घर की दहलीज पर कदम रखा, उनके बेटे विकास और बहू कविता का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों उन पर बुरी तरह से भड़कते हुए चिल्लाने लगे कि आप पूरी रात बिना बताए आखिर कहाँ गायब थीं? कल मैंने अपनी सभी सहेलियों को दावत पर बुलाया था और आप इस तरह अचानक से बिना कुछ कहे घर से चली गईं। मुझे आपकी चालाकी अच्छे से समझ आती है। इतने सारे लोगों का खाना ना बनाना पड़े, बस इसी मेहनत से बचने के लिए आप कामचोर बनकर घर से भाग गई थीं। आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। आज कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आइंदा आप इस तरह बिना बताए घर से बाहर गईं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आपको और आपके सारे सामान को घर से बाहर निकालकर फेंक दूंगी। अब यहां मूर्ति की तरह खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए, रसोई में कल के जूठे बर्तनों का ढेर लगा है, पहले उन्हें अच्छे से धोइए और फिर हम सबके खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बनाइए। इतना कहकर कविता ने अपना शॉपिंग बैग मेज पर जोर से पटका और सोफे पर पसर गई। फिर जोर से आवाज लगाते हुए बोली, अरे बुढ़िया, कहाँ रह गई? मेरे लिए एक गिलास एकदम ठंडा पानी लेकर आओ। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी। पूरे बाजार में घूम घूम कर मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। कविता सोफे पर आंखें बंद करके 5 मिनट तक आराम करती रही। जब पानी नहीं आया तो वह झल्लाकर आंखें खोलती है और चिल्लाती है, क्या इस घर में किसी को सुनाई नहीं देता? मैंने कब से पानी मांगा है, अभी तक पानी क्यों नहीं आया? कमरे से बाहर आती हुई सावित्री जी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, मैं बस अपने बालों में कंघी कर रही थी। बाल संवारने के बाद मैं पानी ला ही रही थी, या फिर तुम रसोई में जाकर खुद ही ले लो। यह सुनकर कविता चिढ़ते हुए बोली, बुढ़िया, मैं तुम्हारे इन गिरते बालों से एकदम तंग आ चुकी हूं। पूरे घर में तुम्हारे बाल उड़ते रहते हैं, इधर उधर गिरे मिलते हैं। अपने बालों का हमेशा जूड़ा बांध कर रखा करो। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है कि कमरे के अंदर खड़े होकर बाल मत बनाया करो। अगर कंघी करनी ही है तो ऊपर छत पर चली जाया करो या घर के बाहर जाकर किया करो। मुझे घर के अंदर तुम्हारा एक भी सफेद बाल बर्दाश्त नहीं है। खाना खाते वक्त अगर डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे बाल दिख जाते हैं तो मुझे सच में उल्टी आ जाती है, फिर मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता। लेकिन तुम्हें यह बात समझ ही नहीं आती। कितना भी समझा लो, रहोगी तुम गांव की गंवार ही। ये सब कंघी वंगी बाद में करना, पहले मुझे पानी लाकर दो, मैं बहुत थक कर आई हूं। अपनी सांस पर हुक्म चलाते हुए कविता ने आदेश दिया। सावित्री जी बेचारी जल्दी से अपने बालों को बांधती हैं और पानी लेने चल देती हैं। पीछे से कविता फिर चिल्लाती है, ए बुढ़िया, पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना। अपने उन गंदे हाथों से मेरे पानी का गिलास मत पकड़ना। सावित्री जी जल्दी जल्दी हाथ धोकर अपनी बहू के लिए ठंडा पानी लाती हैं। पानी पीने के बाद कविता कहती है, बाजार में खरीदारी करके मेरी जान निकल गई है। अब ना तो मुझसे कोई खाना पकेगा और ना ही रसोई का कोई काम होगा। आज शाम को मैंने अपने ऑफिस के सारे दोस्तों को दावत पर बुलाया है। मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ तोहफे लेने बाजार गई थी। अब मैं आधा घंटा सोऊंगी, उसके बाद उठकर बताऊंगी कि खाने में क्या क्या बनेगा। मैंने इस पर्ची पर कुछ जरूरी सामान लिखा है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और पास वाली दुकान से जाकर यह सारा सामान ले आओ। सावित्री जी धीरे से कहती हैं, बहू, अगर सामान लेने बाजार जा ही रही हूं तो मुझे थोड़े पैसे और दे देना। मैं अपनी आंखों में डालने वाली दवाई भी खरीद लाऊंगी, वो काफी दिनों से खत्म हो चुकी है। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए ला नहीं पाई। पिछले 2 दिनों से मेरी आंखों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तुमसे कहने की सोच ही रही थी, लेकिन बार बार भूल जाती थी। आज जब सामान लेने जाऊंगी, आज बार बार भूल जाती थी, तो अपनी दवाई भी ले आऊंगी। यह सुनते ही कविता भड़क गई। माँ जी, मुझे आपकी यही एक आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब भी घर का सामान मंगाने के लिए आपको पर्ची दो तो आप अपनी चीजें गिनाने लगती हैं। आपकी फरमाइशें तो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। आपको पता भी है कि आपकी वो आंखों की दवाई पूरे 300 रुपए की आती है और आपको हर महीने ऐसी 2 शीशियां चाहिए होती हैं। अरे, आंखों में दवाई एक दिन छोड़कर डाला कीजिए ना। अगर थोड़ी कम दवाई डाल लेंगी तो आपकी आंखें फूट नहीं जाएंगी। अब बुढ़ापा आ गया है तो थोड़ा बहुत दर्द तो आंखों में बना ही रहेगा। इसे सहना सीख लीजिए। खुद कमाने धेले की नहीं और मेरे सिर पर खर्चा बढ़ाने चली आती हैं।
अभी मेरे पास आपको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। वैसे भी मैं आज बाजार में पूरे 10,000 रुपए खर्च करके आई हूं और अब आपको पैसे चाहिए जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। इतना खरी खोटी सुनाकर कविता अपना बैग उठाकर अंदर बेडरूम में चली गई और मेज पर थोड़े से पैसे और पर्ची छोड़ गई। अपनी बहू की ये कड़वी बातें सुनकर सावित्री जी की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह सोचने लगी कि क्या यही दिन देखने के लिए मैं अपने बेटे बहू के पास इस बड़े शहर में आई थी। इन दोनों ने मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा दिया है। मुझे अपने ही पोते पोतियों की नौकरानी बनाकर रख दिया है। दोनों आराम से अपनी नौकरी पर जाते हैं और मैं पूरा दिन इस घर को संभालती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, रसोई में खटती हूँ। सच कहूं तो इतने काम मैंने अपनी जवानी में भी नहीं किए थे जितने आज बेटे बहू के राज में इस बुढ़ापे में करने पड़ रहे हैं। काम करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अब ये बूढ़ा शरीर भी तो साथ नहीं देता। कभी मेरी कमर दुखती है तो कभी घुटनों में दर्द होता है। जब बेटे बहू मुझसे इतना सारा काम करवाते हैं तो क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता कि वो मेरी छोटी मोटी तकलीफों का भी ध्यान रखें। लेकिन नहीं, उन्हें तो बस काम से मतलब है। 8-8 लोगों को खाने पर घर बुला लेते हैं और मुझे ऐसे आदेश देते हैं जैसे मैं किसी बड़े होटल में काम करती आई हूं। एक बार भी यह पूछने की जहमत नहीं उठाते कि माँ, क्या तुम इतने सारे लोगों का खाना अकेले बना लोगी। मेरी ही अक्ल मारी गई थी जो मैं अपना अच्छा खासा गांव का घर छोड़कर इनके पास शहर चली आई। लेकिन मैं भी क्या करती। गांव में मेरे पति मुझे बीच सफर में ही छोड़कर स्वर्ग सिद्धार गए। बेटे और बहू के अलावा इस दुनिया में मेरा अपना कोई और था भी नहीं। पति के गुजरने के 5 साल बाद तक इन दोनों ने मुझे एक बार भी शहर नहीं बुलाया। लेकिन जैसे ही कविता मां बनने वाली थी तो इन्होंने मुझे यह मीठी बातें बोलकर बुला लिया कि मां जी, आप दादी बनने वाली हैं। कविता को इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। आप वहां गांव में भी तो अकेली हैं, आपको भी हमारी जरूरत है, इसीलिए हमारे पास आ जाइए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। यहां आने के बाद तो जैसे कविता ने घर की सारी जिम्मेदारियां सावित्री जी के गले मर दी। शुरू के 7 महीने तक वह बड़े मजे से अपने ऑफिस जाती रही। 7 महीने बीतने के बाद उसने घर का काम बिल्कुल ही करना छोड़ दिया। पहले तो वह अपना टिफिन खुद पैक कर लेती थी और बाहर के थोड़े बहुत काम भी देख लेती थी, लेकिन अब उसने सब कुछ छोड़ दिया था। 9 महीने पूरे होने पर कविता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। इन बच्चों के आते ही सावित्री जी के कंधों पर जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। बेचारी दिन भर रसोई संभालती, घर आने जाने वाले मेहमानों को देखती और रात रात भर जागकर उन छोटे पोता पोती को संभालती। क्योंकि कविता रात में यह कहकर दोनों बच्चे सावित्री जी को थमा देती थी, माँ जी, ये बहुत रो रहे हैं, आप ही इन्हें संभालिए, मुझसे अब ये नहीं संभाले जाते। इन्हें बोतल का दूध पिलाकर और इनके कपड़े बदलकर सुला दीजिएगा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इतने सारे कामों के बोझ तले सावित्री जी चक्री की तरह पूरे घर में घूमती रहती थीं। पूरे 6 महीने आप ही इन्हें संभालिए। अफसान के बाद एक आरबाद बीतने के बाद सावित्री जी की हालत एकदम खराब हो गई। जब वह गांव से आई थीं तो बहुत स्वस्थ और हट्टी कट्टी थीं। तब उन्हें कमर या घुटनों में दर्द की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन इस शहर में इतने काम और रसोई में घंटों खड़े रहकर खाना पकाने से उनके घुटने और कमर जवाब देने लगे। उनका वजन भी काफी घट गया। चेहरे पर गहरी झुर्रियां दिखाई देने लगीं और बाल पूरी तरह से सफेद हो गए। एक ही साल के अंदर बेटे बहू के पास रहकर उनका बुढ़ापा साफ झलकने लगा था। इतनी सारी जिम्मेदारियों की वजह से सावित्री जी अपने खुद के खान पान का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रही थीं। इस वजह से उनके शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि काम करते करते उन्हें चक्कर आ गया और वह फर्श पर गिर पड़ी। उनका बेटा विकास उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ले गया। वहां से दवाई लेकर जब वे घर लौटे तो विकास ने दवाइयां देते हुए अपनी मां से कहा, अपना थोड़ा ध्यान रखा करो और घर में थोड़ा संभल कर चला करो। भगवान ना करे अगर तुम्हारे हाथ पैर टूट गए तो हमारे पास इतना समय बिल्कुल नहीं है कि हम तुम्हारी सेवा कर पाएं। हम तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे हैं जो दूसरों का ख्याल रखें। यहां शहर में तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा।
अपने सगे बेटे के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर सावित्री जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। अब उनसे इन दोनों की यह बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्हें अब सब समझ आ रहा था कि बेटा और बहू सिर्फ अपने मतलब से उनसे जुड़े हैं। वे बस अपना काम निकालते रहते हैं। मेरी परवाह तो किसी को है ही नहीं। दोनों बस अपनी नौकरी करने में लगे रहते हैं। आज जब इन्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लिया, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो इन्होंने साफ साफ मेरी सेवा करने से मना कर दिया। अरे, अगर इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मैं भी तो पूरे 1 साल से बहू और पोते पोतियों की सेवा में लगी हुई हूं। खाना पकाती हूं, टिफिन बनाती हूं, घर संभालती हूं और बच्चे पालती हूं। अपने बेटे और बहू के इस स्वार्थ को देखकर सावित्री जी ने सोच लिया था कि अब वह वापस अपने गांव लौट जाएंगी। बहुत रह लिया इनके पास। अब दोनों बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं। मुझे अब यहां नहीं रहना। जब उन्होंने अपने बेटे विकास से गांव जाने की बात की तो बेटा कहता है, गांव जाकर अब क्या करोगी? गांव का घर तो मैंने बेच दिया है। क्या बेटा, तुमने गांव का घर बेच दिया? बेटे की यह बात सुनकर सावित्री जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुमने वो घर कब बेचा और मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? अरे, उस घर को बेचने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते। तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। गांव का घर बिकने की बात सुनकर सावित्री जी के आंसू रुक रहे थे। आंसू बहें भी क्यों ना, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में बिताई थी। उसी घर में उनकी शादी होकर आई थी। उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थीं। जिस घर से सावित्री जी की इतनी गहरी यादें जुड़ी थीं, उसी घर को बेटे ने बिना बताए ही बेच दिया। घर बिकने की बात सुनकर कई हफ्तों तक सावित्री जी ठीक से सो नहीं पाईं। उनको ऐसा लगा कि अब वह अपने बेटे बहू के घर में कैद हो गई हैं। अब ना तो वह कहीं आ सकती हैं और ना कहीं जा सकती हैं। गांव का घर भी बिक चुका है। अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे बहू के पास ही काटनी पड़ेगी। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन बेचारी सावित्री जी भी क्या करती? आखिरकार उन्होंने इसी को अपनी किस्मत मान लिया और समझौता करके बेटे बहू के पास रहने लगीं। पहले की तरह ही वह घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल रही थीं। बेटे बहू को अपनी मां की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। वो उनकी छोटी छोटी जरूरतों का भी ख्याल नहीं रखते थे। सावित्री जी को यह बात बहुत बुरी लगती थी कि मैं इनके लिए इतना कुछ करती हूं, लेकिन ये दोनों मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठी सावित्री जी अपने बेटे बहू की इन्हीं सब बातों को सोचकर दुखी हो रही थीं। थोड़ी देर में जब कविता नींद से जागी तो उसने देखा कि उसकी सास अभी तक उसी टेबल पर बैठी हुई है। पैसे और सामान की पर्ची भी वहीं रखी है। वो अभी तक बाजार नहीं गई हैं। यह देखते ही कविता हड़बड़ाते हुए बोली, अरे मां जी, आप अभी तक यहीं बैठी हुई हैं? मेरी सहेलियों के आने का समय हो रहा है। बस 3 घंटे में वो सब यहां पहुंच जाएंगी और आप अभी तक हिली भी नहीं। जल्दी से जाइए और राशन लेकर आइए। सावित्री जी चुपचाप पर्ची और पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गईं। उन्हें बाहर गए हुए पूरे 3 घंटे बीत चुके थे। उनका बेटा विकास भी ऑफिस से घर लौट आया था। कविता परेशानी में अंदर बाहर चक्कर काट रही थी और अपनी सास का इंतजार करते हुए विकास पर गुस्सा उतार रही थी। देख रहे हो अपनी मां के काम? जरा सा सामान लेने भेजा था, ना जाने कहां जाकर बैठ गई हैं। अभी तक लौटने का नाम नहीं ले रही हैं। मेरी सारी सहेलियों के आने का वक्त हो चुका है। ना तो अभी तक खाना बना है और ना ही वो आई हैं। आज तो उन्हें आने दो, मैं उनकी अच्छी खबर लूंगी। मुझे पता है खाना ना बनाना पड़े, इसलिए जानबूझकर कहीं छुप कर बैठ गई हैं। आज तुम्हारी मां की खैर नहीं है, अच्छे से उन्हें समझाऊंगी। विकास भी गुस्से में तमतमाते हुए बार बार अपनी मां को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सावित्री जी अपने बेटे का फोन नहीं उठाती हैं। बेटे बहू दोनों ही गुस्से से पागल हो रहे थे। सच में कविता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज तो मां ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन्हें आने दो, आज मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी कविता घबराते हुए विकास से कहती है, विकास, तुम्हारी मां तो अभी तक नहीं आई। अब बताओ
मेरी सहेलियों के आने में सिर्फ आधा घंटा बचा है। इतनी जल्दी मैं अकेले इतने सारे लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। तुम कुछ इंतजाम करो। जाओ, किसी अच्छे से होटल से खाना पैक करवा लाओ, और हाँ, साथ में कुछ स्नैक्स भी लेते आना। गुस्से में आग बबूला होता हुआ विकास जल्दी से अपनी गाड़ी निकालकर होटल से खाना लाने चला गया। कुछ ही देर में कविता की सारी सहेलियां घर आ गईं। उनकी शानदार पार्टी हुई और रात होने पर सब वापस चली भी गईं। लेकिन सावित्री जी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। रात के 10 बज चुके थे। फिर भी बेटे बहू ने एक बार भी अपनी मां को ढूंढने की कोशिश नहीं की कि आखिर वह गई कहाँ है। बाहर गई है तो कहाँ गई है। आराम से बाहर वाले दरवाजे का ताला लगाकर बेटे बहू दोनों सो गए। दिन भर बाजार में शॉपिंग करने और फिर सहेलियों के साथ पार्टी करने की वजह से कविता बुरी तरह से थक चुकी थी। अब रात में उससे अपने छोटे बच्चे बिल्कुल नहीं संभाले जा रहे थे। उसने अपने दोनों रोते हुए बच्चों को विकास के हाथों में पकड़ा दिया और सो गई। विकास पूरी रात जागकर बच्चों को संभालता रहा। बीच बीच में वह कविता को भी जगाता तो वह भी चिड़चिड़ाकर उठती और बच्चों को चुप कराने की कोशिश करती। क्योंकि जन्म से लेकर अभी तक उनके दोनों बच्चों को सावित्री जी ही संभालती आ रही थीं, इसलिए वो उनके बिना चुप नहीं हो रहे थे। सुबह के 10 बज गए, लेकिन सावित्री जी अभी भी घर वापस नहीं आई थीं। उनके ना होने की वजह से आज विकास और कविता दोनों अपने ऑफिस नहीं जा सके, क्योंकि रात भर बच्चों को चुप कराने की वजह से दोनों ठीक से सो भी नहीं पाए थे। रोज सुबह उठकर सावित्री जी ही दोनों का टिफिन तैयार करती थीं, लेकिन कविता से यह सब काम होने वाला नहीं था। इसीलिए दोनों ने छुट्टी ले ली और इंतजार करने लगे कि कब तुम्हारी मां वापस आए और कब उनको अच्छे से डांट लगाई जाए। इंतजार करते करते शाम के 4 बज गए। शाम के 4 बजे सावित्री जी अपनी एक सहेली के साथ घर आती हैं। सावित्री जी को देखते ही बेटे बहू का गुस्सा फूट पड़ा और वे बुरी तरह से चिल्लाते हुए बोले, अब आ रही हो? कहाँ थी रात भर से? बिना बताए कहाँ चली गई थीं? आपको अच्छे से पता था ना कि मेरी सहेलियां आने वाली हैं और बहुत सारा खाना बनाना है। काम चोरी करने के लिए पता नहीं कहाँ जाकर छुप गई थीं। अगर तुमने आइंदा से ऐसा किया तो समझ लेना धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। अब संभालो इन बच्चों को। तुम्हारी वजह से आज हम दोनों ऑफिस भी नहीं जा पाए हैं। और हाँ, रसोई में कल के बर्तनों का ढेर लगा है। जल्दी से उन बर्तनों को साफ करो और हम सबके लिए अच्छा सा खाना बनाओ। बच्चों को संभालने के चक्कर में मैं कुछ ढंग का खाना भी नहीं बना पाई हूं। कल का जो कुछ बासी खाना बचा रखा था वही हम दोनों ने खाया है। लेकिन सावित्री जी अपनी बहू से कड़क आवाज में कहती हैं, क्यों बहू, कल का बासी खाना क्यों खाया? भगवान ने तुम्हें भी तो 2 हाथ दिए हैं, ताजा खाना बनाकर खा लेती। जब तक मेरे हाथ में रसोई थी तो तुमने सुबह की रोटी शाम को नहीं खाई, फिर अपने राज में तुमने बासी खाना कैसे खा लिया? और खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की तो। इतना कहकर वह सीधा अपने कमरे में चली गई। उन्होंने एक बैग निकाला और अलमारी के सारे कपड़े अपने बैग में भरने लगीं। अपनी मां के ये कड़े तेवर देखकर बेटा बहू दोनों ही दंग रह गए। जो मां हमारी बात सुनकर चुप रह जाती थी, जो बिना कुछ बोले घर के सारे काम करती थी, आज उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वह हमसे जबान लड़ा रही है, हमारे सामने बेधड़क अपना मुंह खोल रही है। क्योंकि उन्हें तो वही पुरानी गिड़गिड़ाने वाली सावित्री जी पसंद थीं। बेटा बहू दौड़कर सावित्री जी के कमरे में जाते हैं। उनको बैग में कपड़े पैक करते देख पूछते हैं, अब तुम ये क्या ड्रामा कर रही हो? ये कपड़े बांधकर कहाँ जाने की तैयारी है? कुछ बताओगी भी? सावित्री जी ने कहा, हाँ जरूर बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? थोड़ा सब्र करो बेटा। अपना बैग लेकर बाहर अपनी सहेली को पकड़ाते हुए वह बोली, बेटा मैंने एक पक्का निर्णय लिया है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं इस घर को और तुम सबको हमेशा के लिए छोड़कर पास के ही महिला विकास आश्रम में जाकर रहूंगी। मैंने वहां के अधिकारियों से सारी बात पक्की कर ली है और ये जो सहेली मेरे साथ आई है वह भी उसी महिला विकास आश्रम में रहती है। हम दोनों अक्सर शाम को मंदिर में मिलते थे, जहां पर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। कमला को भी उसके बेटे बहू ने बहुत सताया था। पिछले 2 सालों से यह महिला विकास आश्रम में ही रह रही है। वहां पर महिलाएं मिलकर अचार पापड़ बनाने का काम करती हैं। वहां पर अचार पापड़ का काम करके यह महीने के 8 से 10 हजार रुपए आसानी से कमा लेती है
और पूरे स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीती है। हाथ में अपनी कमाई के पैसे होने से इसे अपने बेटे बहू के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं और ना ही अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए इसे किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं भी आज से उसी महिला विकास आश्रम में ही रहूंगी और अचार पापड़ बनाने का काम करूंगी। यह सुनते ही विकास गुस्से से बोला, माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस सोसाइटी में मेरा इतना बड़ा नाम है और तुम वहां जाकर अचार पापड़ बनाने का काम करोगी? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी पूरी नाक कटवा दोगी। बाहर के लोग क्या कहेंगे कि बेटा और बहू दोनों अच्छी नौकरी करते हैं और उसकी मां सड़क पर अचार पापड़ बनाने का काम करती है। सावित्री जी ने करारा जवाब दिया, अच्छा बेटा, मेरे मेहनत करके अचार पापड़ बनाने से तुम्हारी इज्जत घट जाएगी, लेकिन जब इसी घर में अपनी बीमार मां की दवाई लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटती है। मां को घर की मुफ्त की नौकरानी बनाने से तुम्हारी इज्जत नहीं घटती है। मां को घर की कामवाली बनाकर रख दिया है, उससे तुम्हारी इज्जत नहीं घटती है। 10 लोगों को बुलाकर होटल की तरह अपनी मां से खाना बनवाते थे, उसे एक रसोइया बनाकर रख दिया था, तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटती थी। आज जब तुम्हारी मां अपने आत्मसम्मान के लिए मेहनत करके कुछ करना चाहती है तो तुम्हारी इज्जत घट रही है। बस अब बहुत हो गया। जितना पसीना मैंने तुम दोनों के लिए इस घर में बहाया है, उसका अगर 10% भी मैं बाहर काम करूंगी तो मुझे उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे और मैं आत्मसम्मान के साथ जी भी पाऊंगी। तुम्हारे लिए दिन रात इतना करने के बाद भी आखिर मुझे क्या मिला? हर पल डर डर कर रहना, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तुम दोनों के आगे हाथ फैलाना। तुम दोनों अपने शौक के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन मेरे लिए 100 रुपए की दवाई लाने में भी आनाकानी करते हो। सावित्री जी की ये खरी खोटी बातें सुनने के बाद बेटे बहू के पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। वे दोनों चुपचाप बुत बनकर वहां खड़े रह गए। सावित्री जी अपना बैग उठाकर अपनी सहेली के साथ महिला विकास आश्रम चली गईं। वहां जाकर वह अपनी ही उम्र की बहुत सारी औरतों के साथ मिलकर अचार पापड़ बनाने का काम करने लगीं। वह दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे अचार पापड़ बनाने का काम करती। सभी औरतों के साथ हंसी मजाक करते हुए काम करने से समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। आपस में सभी मिलजुल कर बातें करती रहती। साथ ही साथ उन्हें हर महीने 10,000 रुपए की कमाई भी हो जाती, जिससे वह अपनी दवाई और अपने थोड़े बहुत खर्च की आसानी से पूर्ति करती रहती। अब सावित्री जी पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थीं। दूसरी तरफ सावित्री जी के घर से जाने के बाद उनके बेटे बहू की जिंदगी में एक भयानक भूचाल आ गया, क्योंकि सावित्री जी ही पूरे घर का काम संभालती थीं। वह उनके दोनों बच्चों को देखती थीं, तभी बेटे बहू सुकून के साथ ऑफिस जा पाते थे और रात में चैन की नींद सो पाते थे। लेकिन जैसे ही सावित्री जी घर से गईं, दोनों में बच्चों को पालने और घर के कामों को लेकर आपस में झगड़े होने लगे। अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि घर की हालत देखकर कविता को अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालने के लिए घर में किसी एक को तो रुकना ही था। कविता को अब गहराई से एहसास होने लगा था कि घर में सावित्री जी की क्या कीमत थी। वह अकेली ही हम सबके लिए कितना कुछ करती थीं। विकास को भी अच्छे से समझ में आ गया था कि उसकी मां ने घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर ले रखा था, तभी हमारी गृहस्थी इतने अच्छे से और सुचारू रूप से चल रही थी। मां के जाने के बाद से हम दोनों ने इस पूरे महीने में एक दिन भी प्यार से ढंग से बात नहीं की है। बस झगड़ा ही होता रहता है, कभी घर के काम को लेकर तो कभी बच्चों के रोने को लेकर। आखिरकार हार मानकर दोनों निर्णय लेते हैं कि हम किसी भी तरह मां को वापस लेकर आते हैं, उन्हें अपने साथ रखेंगे, उनके हिसाब से उन्हें रख लेंगे, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे और थोड़ा बहुत उन्हें खर्च के लिए पैसे भी दे दिया करेंगे, लेकिन बस किसी तरह मां को अपने साथ घर वापस लेकर आएंगे। अगले ही दिन बेटे बहू भागे भागे महिला विकास आश्रम पहुंचते हैं। वहां जाकर दोनों सावित्री जी से रोते हुए माफी मांगते हैं और उनसे घर वापस चलने का आग्रह करते हैं। पहले तो सावित्री जी उनके साथ घर आने से साफ साफ इनकार कर देती हैं कि वह ऐसे घर में बिल्कुल नहीं आना चाहती, जहां पर ना तो उनके बुढ़ापे की कोई इज्जत है और ना ही उनकी किसी जरूरत का ख्याल रखा जाता है। वह इस महिला विकास आश्रम में बहुत ही खुशी के साथ और पूरे स्वाभिमान के साथ रह रही हैं
और अब जिंदगी के इस पड़ाव पर वह अपने स्वाभिमान के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहती हैं। विकास ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मां, आप हमारे साथ घर चलो। हम आपको आपकी हर शर्त पर ही घर में रखेंगे। मैंने कल ही घर में 2 काम वालियां लगा दी हैं। एक आकर सारा खाना बनाएगी और दूसरी पूरे घर की साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करेगी। आपके यहां से जाने के बाद हमें महसूस हुआ कि सिर्फ आपकी वजह से ही हमारा घर एक घर था। बच्चों की तरफ से हम पूरी तरह से बेफिक्र रहते थे। हमें कोई चिंता नहीं होती थी और आराम से दोनों अपनी नौकरी कर पा रहे थे। बस आपको घर चलकर अपने बच्चों के साथ रहना है। आपके नाती पोतों को अपनी दादी की बहुत जरूरत है। उन्हें आपकी कहानियों और लाड़ प्यार की जरूरत है। सावित्री जी गंभीर होकर कहती हैं, मेरी बस एक ही शर्त है। मैं महिला विकास आश्रम के इस अचार पापड़ बनाने वाले काम को कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम लोगों को यह शर्त मंजूर है तो ही मुझे बताओ, क्योंकि अब मैं तुम लोगों के ऊपर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहना चाहती। मेरे हाथ में मेरे खुद के कमाए पैसे रहेंगे जो मेरे बुढ़ापे पर मेरे काम आएंगे। और हां, मैं तुम्हारे घर का झाड़ू पोंछा या रसोई का कोई भी काम नहीं करूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नाती पोतों के प्यार के खातिर घर वापस आ रही हूं। कविता ने तुरंत कहा, बिल्कुल ठीक है मां जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही कर लेना, पर बस हमारे साथ घर वापस चलो। सावित्री जी अपना सामान लेकर घर वापस आ गईं। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश हो रही थीं कि चलो, इसी बहाने वह अपने घमंडी बहू बेटे को एक बहुत बड़ा सबक तो सिखा सकीं। अगर वह उस दिन अपनी सहेली कमला की बात नहीं मानती और यह कदम नहीं उठाती तो शायद वह अपने बहू बेटे को कभी यह सबक ही नहीं सिखा पाती और इन दोनों को कभी यह एहसास ही नहीं होता कि वह घर में क्या क्या करती थी। सावित्री जी के घर वापस आने के बाद बेटे बहू अब उनसे बहुत ही प्यार और इज्जत के साथ पेश आते हैं। वे बिना मांगे उनकी हर छोटी मोटी जरूरत का पूरा ख्याल रखते हैं। घर में कोई भी काम सावित्री जी अब नहीं करती हैं। वह बस आराम से अपनी जिंदगी जीती हैं और अपने नाती पोतों को खिलाती हैं। और सच कहूं तो बुढ़ापे पर इससे ज्यादा किसी भी माता पिता को चाहिए ही क्या होता है, बस थोड़ी सी इज्जत और अपनों का ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की यह कहानी कैसी लगी? सावित्री जी का यह कड़ा निर्णय आपको कैसा लगा? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। और हां, प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।